नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एआई के यूट्यूब चैनल पर। तो पार्ट 12 है भाई। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी है। तो 11 क्लासेस में हमने टोटल कितना क्वेश्चन कर लिया है? थर्ड सेमेस्टर का 165 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। किसी भी क्लास का यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग इस वेबसाइट का यूज करके आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, global@ai.org। कैसे डाउनलोड करना है ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले दूसरी वीडियो में, तो जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 166 से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन हमारा। त्रिकला मोटर में गति को नियंत्रित करने के कौन सी विधि में केवल दो चर गति होती है? चर गति का मतलब क्या है? मतलब केवल दो ही वेरिएबल स्पीड होती है, केवल दो ही हमारी वेरिएबल स्पीड होती है। ठीक है जी, वेरिएबल स्पीड केवल दो ही होती है। ऐसा कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड है? तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड कौन कौन से हैं ये हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। चलिए यहाँ पे भी मैं एक बार नोट करा देता हूँ आपको। देखिए, स्टेटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करने का दो तरीका है। एक है हमारा स्टेटर की ओर से चाल नियंत्रण विधियां और दूसरा है हमारा रोटर की ओर से चाल नियंत्रण विधियां। ठीक है, तो ये दो तरीका है। इन दोनों में अलग अलग है। प्रदाय वोल्टता को बदल के, प्रदाय आवृत्ति को बदल के और स्टेटर पोल की संख्या को बदल के। ठीक है, तो ये जो तीन पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट कहाँ पे किए जाते हैं? ये किए जाते हैं स्टेटर पे। ठीक है, ये स्टेटर साइड है या फिर स्टेटर पक्ष है। स्टेटर पक्ष पे इतना प्रक्रिया किया जा सकता है। जो सप्लाई वोल्टेज हम लोग चेंज करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज हमारा स्टेटर पे ही होता है। यदि हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो वो भी हमारा स्टेटर पे ही होता है। यदि हमने पोलों की संख्या चेंज किया तो वो भी हमारा स्टेटर पे ही होता है। तो ये स्टेटर पक्ष हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रोटर से हम लोग रोटर पक्ष से कितना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, केस काउ नहीं है, कास्केड है। कास्केड कास्केड परिचालन कास्केड परिचालन होता है। कास्केड परिचालन में हम लोग दो मशीन लेते हैं, दोनों के साथ को कपलिंग कर दिया जाता है, एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, रोटर रियस्टेंट मेथड। रोटर रियस्टेंट मेथड मतलब कि रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा के किया जा सकता है। रोटर के रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाने के लिए केवल एक ही तरह की मोटर यूज करते हैं, जो हमारी होती है स्लिप रिंग मोटर। स्क्वायरल केज मोटर का हम लोग रोटर चेंज उसके रोटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है रोटर परिपथ में ईएमएफ प्रवेश करा के, इंजेक्टिंग मेथड हमने बताया था पिछले क्लास में भी आपको, इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट। तो ये तीन तरीका आपके हैं रोटर के लिए, ये रोटर पक्ष पे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके स्पीड कंट्रोल करने के मेथड है। स्पीड कंट्रोल करने के जो जो मेथड बन सकते थे इंडक्शन मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, वो हमने आपको यहाँ पे नोट करा दिया। इसका आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि थ्री कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल दो चर गति होती है? तो वो होता है हमारा बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। स्टेटर के पोल को बहुत ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते, या तो आप चाहे तो केवल 4 करेंगे या फिर 6 करेंगे या फिर 8 करेंगे। ठीक है, तो मोटर के भाई पोल एक बार जितना बन गया, एक बार जिस मशीन के लिए जितना पोल बना दिया गया वो हमेशा उतना ही रहेगा। वो हमारे उस मशीन में पोल की संख्या हमेशा उतनी ही रहेगी। तो इस वजह से ये स्पीड कंट्रोल करने का बहुत अच्छा मेथड तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। ठीक है जी, और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल स्पीड नहीं होता है पोल नियंत्रण मेथड में। ठीक है, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? क्या हम लोग स्लिप को कम करना चाहते हैं? इस वजह से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ने आपको बताया था ना कि ये ऐसी मोटर है जिसमें बाहरी सर्किट के द्वारा हम लोग रोटर रेजिस्टेंस को इफेक्टिव कर सकते हैं या रोटर रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। इसी का यूज हम लोग करते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर मेथड में। एक हमारा स्टार्टिंग का मेथड होता है ना, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो वो उस मेथड के द्वारा केवल हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो बोला है कि जो हमारा वाउंड है, वाउंड रोटर क्यों यूज किया जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में? तो वो केवल और केवल इसीलिए किया जाता है ताकि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला गुण प्राप्त किया जा सके। ठीक है, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला गुण प्राप्त किया जा सके। भाई जो स्क्विरल केज हमारी मोटर थी उसमें हम लोग बहुत हाई स्टार्टिंग टार्क नहीं ले पा रहे थे, या बहुत हाई हमारा रनिंग टार्क भी नहीं जनरेट हो पा रहा था, क्योंकि वो हमारी मोटर पूरी तरह से पिंजरा प्रारूपित थी, पूरी तरह से पैक थी।
उसके रोटर के रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा ही घटा नहीं पा रहे थे, जबकि स्लिप रिंग वाले में हम लोग रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा लेते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल है इसके लिए, इस मोटर के लिए। और मोटर के रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के हम लोग इसके स्टार्टिंग वाला गुण, मतलब स्टार्टिंग टार्क या फिर रनिंग टार्क को वेरिएट कर लेते हैं, या बदल लेते हैं, या चेंज कर लेते हैं, जो भी कह सकते हैं आप कह लीजिए। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या काम है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता कैसा है यार? ये देखिए आपका है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। पहले आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट होती है स्टार में। पहले कैसे स्टार्ट होती है भाई? स्टार कनेक्शन में। और कुछ समय बाद, कह सकते हैं 30 सेकंड या 20 सेकंड या 40 सेकंड बाद, हमारी मोटर कनेक्ट हो जाती है डेल्टा में, ठीक है। हमारी मोटर किसमें कनेक्ट हो जाती है? डेल्टा में। तो स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा टाइमर। जो हमारा टाइमर लगा होता है उसका काम यही होता है कि जैसे ही उतना टाइम तक मोटर चल ले तो तुरंत कनेक्शन चेंज कर देगा, और किस पे कर देगा? डेल्टा पे कर देगा, ठीक है। ट्रिप एट ओवरलोड, स्विच ऑन, switch at a preset time, change from star to delta, yes sir, change from star to delta, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टाइमर लगाते हैं। ये हमारा सी आंसर एकदम ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिकला प्रेरण मोटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या बोला? इंसुलेशन मापना है ना, इंसुलेशन प्रतिरोध, यस यस, इंसुलेशन प्रतिरोध मापना है हमें। और इंसुलेशन प्रतिरोध मापने, इंसुलेशन प्रतिरोध की रेंज कितनी होती है पहले तो ये बता दो हमें। ये होता है मेगा ओम, मेगा ओम में। और मेगा ओम का रेजिस्टेंस मापने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो भाई? मेगा ओम का रेजिस्टेंस मापने के लिए हमने आपको बताया था ना, मेगा ओम का रेजिस्टेंस मापने के लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बाकी जो हमारा केल्विन डबल ब्रिज मेथड है उसका यूज हम लोग निम्न रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, और जो भी आपके मीडियम रेजिस्टेंस है उनका यूज हम लोग ओम मीटर के द्वारा भी कर लेते हैं, ठीक है। ओम मीटर का यूज करके उनको मेजर कर लेते हैं। मल्टीमीटर से आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस भी मापा जाता है, वोल्टेज भी मापा जाता है, करंट भी मापा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्रित है? यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, ये जो फिगर है आपका, इस फिगर में वाइंडिंग का कौन सा चित्र, कौन सा परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया हमारा पोलैरिटी टेस्ट। क्या किया गया भाई? पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट और कैसे किया जाता है? और देखिए पोलैरिटी टेस्ट करने का एक ये भी तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये है हमारा एक और पोलैरिटी टेस्ट करने का तरीका, ठीक है। अब इसमें कैसे पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है सर? तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो स्क्रू लगे हुए हैं, दो हमारे पेचकस लगे हुए हैं। ये दोनों पेचकस वाइंडिंग के दो टर्मिनल पे, वाइंडिंग का जो बाहरी वाला टर्मिनल होता है ना, इन दोनों टर्मिनल्स पे ऐसे चिपकाया जाता है, ठीक है। दोनों पे ऐसे सटाया जाता है और इस तरीके से कुछ क्रॉस उस पे बनाते हैं, हम लोग क्रॉस वैल्यू बनाते हैं। अब यदि ये दोनों पेचकस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यदि ये हमारा जो पेचकस 1 है और ये जो हमारा पेचकस 2 है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे आकर्षण दिखेगा ना इसका। ये यदि एक दूसरे को यदि आकर्षित करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी पोलैरिटी एकदम सही है, ठीक है। और यदि ये आकर्षित नहीं करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा पोलैरिटी सही नहीं है। अब हमें उसे सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है पोलैरिटी टेस्ट करने का, और एक ये तरीका है। तो यहाँ पे ये जो फिगर दिया गया है किस लिए दिया गया भाई? पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ए एकदम ठीक आंसर इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? का प्रारंभिक करंट कितना होता है? प्रारंभिक करंट भाई हमने आपको बताया था, कोई भी मोटर स्टार्ट होती है तो अपने स्टार्टिंग के समय वो अपने रेटेड करंट से बहुत ज्यादा करंट लेती है, लगभग 5 से 6 गुना, 5 से 7 गुना की करंट लेती है। ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है जब डीसी मोटर आपको पढ़ा रहे थे तभी, है ना। क्यों इतना ज्यादा करंट लेती है? क्योंकि भाई कोई भी आदमी यदि एकदम रेस्ट पोजीशन में, जैसे आप ही बैठे रहते हो, बैठ एकदम ऐसे चुक्का मुक्का बैठे हो करके उठना होता है, अरे भाई ऐसे करके उठते हो ना। तो जब बूढ़े लोग होते हैं तो वो उठने के लिए ऐसे सहारा कहते हैं कि भाई थोड़ा हाथ पकड़ लो हमारा, उठा दो हमको। तो वो जब आपको एक बार उठना होता है ना,
एकदम रेस्ट पोजीशन में हो आप, रेस्ट पोजीशन से जब आपको अचानक से गति में आना होता है तो उस समय हमें बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है। उसी तरीके से हमारी मोटर जब एकदम रेस्ट पोजीशन पे रहती है, एकदम जीरो पे रहती है, तो उसको घुमाने के लिए शुरू में हमें स्टार्टिंग टार्क की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। और स्टार्टिंग टार्क की जरूरत यदि ज्यादा पड़ेगी तो हमारी करंट का मान भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, करंट का मान भी ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए करंट 5 से 6 गुना होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में हमको दिख रहा है 5 to 6 दिया है, 5 to 7 भी यदि दिया रहता तो भी सही है, 5 to 7 टाइम्स। ठीक है जी, चलो स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, स्टेटर पे कौन कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, रोटर पे कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, ये हमने अभी आपको बताया था, पहले ही क्वेश्चन में बताया था। देखो यहाँ पे हमने बताया था आपको स्टेटर में हम लोग कौन कौन सा करते हैं भाई, सप्लाई वोल्टेज मेथड, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को बदल के या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदल के या फिर पोल्स की संख्या को बदल के। ये किस साइड में होता है, ये स्टेटर साइड में होता है। रोटर साइड में कौन कौन से स्पीड कंट्रोल मेथड है, ये तीनों है, रोटर रियोस्टेट मेथड या फिर कास्केड मेथड या फिर इंजेक्टेड ईएमएफ मेथड। ये तीन मेथड आपके रोटर साइड में किए जाते हैं और ये तीनों मेथड आपके स्टेटर साइड पे किए जाते हैं। और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे देखने को भी मिल गया कि रोटर साइड में इसमें से कौन सा मेथड है जिसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन पढ़ोगे आप तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो कास्केड मेथड है ये रोटर पे किया जाता है, जो रोटर रियोस्टेट मेथड है ये भी रोटर पे किया जाता है, बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ ये भी रोटर पे किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों जो मेथड है ये रोटर पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो एक बचा वो हो गया हमारा ये स्टेटर पे किया जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप पेन पेपर साथ में लेके बैठो ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है उसे नोट कर पाए। भाई ये सारी चीजें एक साथ आप अपने से कभी नहीं पढ़ पाओगे, यहाँ आपको क्लास लेने के लिए खुद हम ज्यादा बहुत मतलब एक क्लास को बनाने के लिए हम लोगों को खुद बहुत टाइम लगता है, टीम अलग से इसका वो पीडीएफ बनाती है, फिर हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो एक बार बिना देखे हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जितना बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन हो सके वो मैं देने के लिए देने का भी प्रयास करता हूँ। इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट खुद लेके आता हूँ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कि हाँ भाई देखो ये इसका और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो इसीलिए भाई ये चीज आप नहीं कर पाओगे अपने से, तो जो भी आपको बताया जाए ना उसको थोड़ा नोट जरूर करते रह जाइए, यही आप लोग बार बार ये रिक्वेस्ट हमारा आपसे इसीलिए रहता है। चलिए, त्रिकला इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की कौन सी विधि है, देखिए इसमें दो मोटर हमने यूज कर लिया। तो हमने अभी आपको बताया ना कि जो हमारा कास्केड मेथड होता है उसमें दो मोटर हम लोग यूज करते हैं, दो मोटर के साथ को एक साथ कपलिंग कर देते हैं। और आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में ये क्या किया हुआ है, ये कपलिंग किया हुआ है, यहीं पे ये कपलिंग किया है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा कास्केड मेथड, कास्केड ऑपरेशन मेथड। तो यहाँ पे ए एकदम ठीक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है, क्या बोला यार, व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट इनकॉर्पोरेटेड विद द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन से ऐसे सर्किट लगी होती है जिसका दो कार्य होता है, दो कार्य होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट, सर्किट शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट, ये दो कार्य हैं। ठीक है जी, ये दो कार्य होते हैं हमारी इंडक्शन मोटर में। ठीक है जी, इंडक्शन मोटर के साथ शामिल दो कार्यात्मक। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में जो हमारी कंट्रोल सर्किट लगी होती है उसका दो कार्य ये होता है, जो स्टार्टर होता है उसका दो कार्य ये होता है कि एक तो कंट्रोल करता है सर्किट को और एक पावर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दो कार्य इसके होते हैं, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। डी ऑप्शन एकदम ठीक है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है, लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण इसमें से कौन सा है, क्या ये गैर मॉइस्चराइज होता है लेदराइड पेपर। भाई लेदराइड पेपर, इससे पहले हमने आपको एक तापमान वाला टेबल बताया था ना जिसमें YAE HFC ये ये छह आपके क्लास थे, फिर छह क्लास का टेम्परेचर अलग अलग था और सबका अलग अलग हमने आपको वो एग्जाम्पल बताया था कि किस कैटेगरी में कौन सा आता है। ठीक है, तो उसी में से ये एक क्वेश्चन है
लेटराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति, ठीक है, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति, बेटर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। लेटराइट पेपर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी बेहतर होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? यह वह स्ट्रेंथ होती है कि कोई भी हमारी करंट है, वो करंट किसी इंसुलेशन से, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से यदि प्रवाहित की जा रही है तो उसकी एक क्षमता है कि उतनी क्षमता तक वो सहन कर पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो हमारी पेन है, इस पेन की एक क्षमता है, एक क्षमता तक ही ये करंट को रोक पाएगा, उसके बाद क्या होगा? ये हीट होके जल जाएगा, ठीक है। हीट होके क्या हो जाएगा? ये जल जाएगा। तो हीट जहां पे ये हीट होने लगे, जहां पे ये हीट होने लगे तो वही इसकी सामर्थ्य होती है परावैद्युत वाली, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा लेटराइट पेपर। लेटराइट पेपर का मुख्य उपयोग हम लोग डाइलेक्ट्रिक के लिए ही करते हैं एसी सर्किट में, ठीक है। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का यूज किया जाता है? आपको यहाँ पे बांधना है ना, तो बांधने के लिए हम लोग अक्सर किसका यूज करते हैं यार? बांधने के लिए तो हम लोग अक्सर धागा का ही तो यूज करते हैं बांधने के लिए। बांधने के लिए हम लोग अक्सर धागा का ही तो यूज करते हैं। तो यहाँ पे टेरिलिन थ्रेड एकदम ठीक आंसर हो जाएगा इसका, एकदम ये राइट आंसर है, ठीक है। चलो, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? कफिंग, कफिंग क्या होता है पहले तो ये बता दो। पहले तो ये बता दो कि कफिंग होता क्या है। चलो मैं आपको समझाता हूँ कफिंग क्या होता है। देखो कफिंग होता क्या है, देखो ये है आपका आर्मेचर स्लॉट, ये है आपका पूरा आर्मेचर और ये बीच में बना हुआ है आर्मेचर स्लॉट, ठीक है जी। ये बीच में आपको बना हुआ है आर्मेचर स्लॉट, बीच में ये आर्मेचर स्लॉट आपको दिख रहा होगा ना। तो ये आर्मेचर स्लॉट में जो इंसुलेटिंग पेपर जो डाला जाता है, ये जो पेपर डाला जाता है ना, इस पेपर को यहाँ किनारे पे ऐसे मोड़ दिया जाता है, इस किनारे पे ऐसे मोड़ा जाता है। क्यों मोड़ा जाता है? ताकि ये इससे इधर ना जाए और यहाँ से इधर ना जाए। ये जो मोड़ने की प्रक्रिया है ना, यही कहलाती है कॉफिंग। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉफिंग कहलाती है, ठीक है ना। ये जो किनारे किनारे पे मोड़ा गया है, यही है हमारा कॉफिंग। अब ये कॉफिंग क्यों किया जाता है? अब आपको ये कॉफिंग एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कफिंग क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे लेंगे कि कफिंग कफिंग किस कार्य के लिए अच्छा। यहाँ पे कार्य नहीं पूछा है, बोला है कि किस पेपर का यूज किया जाता है कफिंग में। तो कफिंग में हम लोग ये इसका यूज करते हैं फैब्रिक बेस्ड एडेसिव टेप का, ठीक है। फैब्रिक बेस्ड एडेसिव टेप का यूज करते हैं हम लोग कफिंग करने के लिए, ठीक है जी। कफिंग करने के लिए हम लोग कपड़े पर आधारित चिपकने वाले टेप का यूज करते हैं। वो टेप ऐसा होता है ताकि वो आर्मेचर स्लॉट से बाहर ना निकले, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो कॉइल हमने आपको दिखाया था, कॉइल कैसे जुड़ा रहता है भाई। कॉइल जो है हमारा कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है, कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये सर सीरीज में आप बढ़ाते जा रहे हो, आप सीरीज में ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, है ना। तो ये सीरीज में आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, तो ये क्या हो गया? एकदम कनेक्शन ऑफ सीरीज, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम ठीक आंसर हो जाएगा इसका, ए एकदम राइट आंसर है, ठीक है। कॉइल एक तरह से क्या है? कनेक्शन, कई सारे टर्न्स को एक साथ सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो वही चीज बन जाता है हमारा कॉइल, ठीक। चलो, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक होती है? कुंडली पोल और कला की संख्या एक से अधिक होती है। क्या बोला यार? ये बोला है कॉइल पर पोल पर फेज, पर फेज किस कुंडली के लिए एक से अधिक होता है? तो वो होता है हमारा फ्लैट लूप नॉन ओवरलैपिंग वाइंडिंग के लिए। फ्लैट लूप नॉन ओवरलूप वाइंडिंग जो होती है, इसमें हमारा जो मान होता है कॉइल पर फेज पर पोल के लिए, वो मान हमेशा एक से अधिक होता है, ठीक है। कॉइल पर फेज पर पोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि कुंडली की संख्या, ठीक है जी, कुंडली की संख्या डिवाइड बाई
नंबर ऑफ पोल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ फेज, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्वाइल पर फेज पर पोल के लिए। ठीक है, तो जो हमारी फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग होती है, इसमें इसका मान 1 से अधिक होता है, तो इसका डी आंसर एकदम ठीक है, डी एकदम राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। अरे नहीं यार, एक क्वेश्चन अभी लास्ट बच गया ना, हाँ हाँ, सॉरी 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 बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन अभी बच गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 36 स्लॉट है, 3 क्वाइल्स हैं और 4 पोल वाले मोटर हैं। ठीक है, और 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए क्वाइल की संख्या बताना है। वितरित, सबसे पहली बात, ये जो हमारी वाइंडिंग है ये कैसी है भाई, ड्यूअल कोर है। वाइंडिंग कैसी है, ड्यूअल कोर है, ये आपको पहले ध्यान रखना है। इसमें क्या बोला है, क्वाइल्स पर पोल पर फेज बताना है, क्वाइल्स पर पोल पर फेज, इसका आंसर कितना होगा, देखो यहां पे देखिए, क्वाइल पर फेज पर पोल पर फेज इक्वल टू, हमने अभी आपको इससे पहले वाले में इसका फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ क्वाइल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फेज है ना। नंबर ऑफ क्वाइल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में क्वाइल की संख्या कितनी दी हुई भाई, 36। क्वाइल की संख्या कितना दे रखा है, हमने लिख दिया यहाँ पे 36। ठीक है सर, नंबर ऑफ पोल कितना है सर, नंबर ऑफ पोल आपको दिख रहा है 4, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, और फेज कितना है भाई, 3 कला है, 3 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3, तो 36 बटा में 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 36, 3 पोल पर फेज पर पोल। ठीक है, सॉरी 3 क्वाइल पर फेज पर पोल, 3 क्वाइल पर फेज पर पोल, यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम ठीक है। यहाँ पे यदि आप लिखना चाहें तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि कुंडली की संख्या कितनी दे रखी भाई, कुंडली दे रखी है आपको 36। ठीक है, पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है, पोल्स है आपका 4, और फेज कितना है, फेज है आपका 3। ठीक है, यही 3 चीज हमको चाहिए भी, और यह 3 चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो स्लॉट दिया हुआ है ना 36 स्लॉट, इस स्लॉट का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था, वहां पे डीसी मोटर में भी आपको बताया था कि वहां पे जो 24 स्लॉट दिया था, उस 24 स्लॉट का कोई मतलब नहीं था। हमें केवल किससे मतलब है, इन्हीं 3 चीजों से मतलब है, नंबर ऑफ क्वाइल्स, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ फेज से। ठीक है,